देखिए 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 यही कविता आप पढ़ दीजिए। मैं आपको बताऊं कि इसलिए है कि हमारे इस देश में खून में देशभक्ति का खून है। हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है। हमारे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े प्रख्यात समाजसेवी रहे हैं। राजनीति मुझे विरासत में तो नहीं मिली है, लेकिन हमें समाज सेवा और देश का की प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम लोगों का, यह मुझे विरासत में मिली है। हम उन्हीं को आदर्श मान करके हम सियासत और समाज सेवा, मैं फिर आपने कहने का कि जैसे मैं सियासत जो है समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, गरीबों कमजोरों के लिए लड़ाई, लोगों की मदद करना, हम इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वो एक हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है। हमें इस सब कामों का काम करने के लिए राजनीति एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म है। तो हम ये सब काम, चाहे वो समाज सेवा का हो, चाहे भाईचारा का हो, उसको करने के लिए, लोगों की मदद करना हो, न्याय के लिए लड़ना हो, उसके लिए ये एक हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है सियासत, राजनीति। इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों की बहुत आसानी से मदद करते हैं। कि किसी के मां के लिए कहा जाए वो निंदनीय है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक मजदूर की मां हो। मां होती है, तो हमारे लिए प्रधानमंत्री की मां भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना एक गरीब कमजोर मजदूर की मां है ना। तो किसी के मां के लिए कहा गया वो निंदनीय है। वो मंच पर जब गठबंधन के सारे नेता मंच छोड़ करके जा चुके थे, मंच का कार्यक्रम खत्म हो चुका था, कोई नेता नहीं था, तो माइक चालू था, एक व्यक्ति आया और उसने प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द कहे, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहे, जो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन वो व्यक्ति कौन है, सरकार ये क्यों नहीं खुलासा कर रही है कि वो व्यक्ति कौन है, किसका भेजा हुआ आदमी है। दूसरी चीज, मां के तमाम लोगों को गाली दी गई है, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज बिहार बंद किया। अरे भाई, गुजरात क्यों नहीं बंद कर रहे हो? गुजरात आप कह रहे हो, गुजरात भी बंद करो, बिहार आप बंद कर रहे हो। उससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने लोगों की मां को गालियां दी हैं, किसको जर्सी गाय कहा है, किसी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा है, तमाम सारी चीजें की हैं। तो जिसकी भी माफी मांगने के लिए हमने कहा है कि वो तो वहां पर तो गठबंधन का कोई नेता नहीं था जिस टाइम कहा गया, और जिस टाइम दूसरी की मां को गाली दिया गया वो उसमें बड़े बड़े नेताओं और खुद प्रधानमंत्री जी भी ने बहुत ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो निंदनीय थी, ठीक है। तो इसलिए इस पर राजनीति ना की जाए, मां को राजनीति में किसी के नहीं लेना जाए, वो तो निंदनीय है, किसी की भी मां के लिए कुछ कहा गया हो, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना करके जिसने कहा है उसके खाल खींच ली जाए, जिसने भी प्रधानमंत्री की खेल की जाए, क्योंकि इसलिए खाल नहीं खींची जाएगी कि वो भाजपाई था जिसने कहा है। हम कह रहे प्रधानमंत्री की माता को जिसने भी ऐसी बात कही उसकी खाल खींच लो, खाल खींच लो, लेकिन खाल इसलिए नहीं खींचोगे कि वो बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है मसूद आलम खां, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन को लेकर कुछ सवालों के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, हम जब शिक्षा ले ही रहे थे, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी टाइम हमें राजनीति में आ गया। 1998 की बात है। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका गोंडा आगमन हुआ और हम लोग उनके स्वागत में लगे, उनका अभिनंदन किया। उसमें उन्होंने हमारा परिचय हुआ, फिर उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया। एक हमारे नेता राघवराम मिश्रा जी थे, तो उनसे कहा कि जब आप लखनऊ आना तो उनको ले आता। मैं लखनऊ एक हफ्ते के बाद गया और उन्होंने मुझे कांग्रेस का जो स्टूडेंट विंग है उसका मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया, एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष 1998 में बना दिया। तो इसलिए मैं सीधे छात्र राजनीति से सीधे राजनीति में आ गया। राजनीति में आने का विचार कब और कैसे ज्वाइन किया आपने? देखिए, मैंने कहा कि कोई विचार नहीं था। अच्छा, ऐसे में छात्र जीवन में था, मैं ग्रेजुएट कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था और सलमान खुर्शीद साहब आए और उस वक्त हमारे पास टीम थी, लड़के थे, तो बहुत मजबूती के साथ उनका वेलकम किया। तो जब उनके वेलकम किया तो प्रभावित हुए, तो उन्होंने हमारा नाम पूछा, परिचय पूछा और फिर कोई विचार नहीं था। फिर उन्होंने मुझे एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष बना दिया। तो मैंने सबसे पहले अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की और मैं स्टूडेंट जो विंग है कांग्रेस का एनएसयूआई, उसका जिलाध्यक्ष बना 1998 में। 2005 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा और वो चुनाव में जीता। 5 पार्टी में रहे। तो बीएसपी में हम 14 साल रहे और
मान्यवर कांसीराम साहब के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के हम बसपा में ने ज्वाइन किया था। कांग्रेस जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरी कोई सोच नहीं थी राजनीति क्या होती है, कैसे होती है, वो तो सलमान साहब ने बुलाया और हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब कांग्रेस के बाद बसपा ज्वाइन किया तब हमने माननीय कांसीराम साहब के आइडियोलॉजी को, उनके जो दलित, गरीब, कमजोर, पिछड़े की जो राजनीति थी उसके उत्थान के लिए जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, उस लड़ाई में हम साथ होकर के उनके साथ आए। 2020 तक तो कांसीराम साहब बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई, बहन जी के हाथ में कमान आ गया, तो बहुत सारी कमियां पार्टी में होने लगी। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और 20 दिन किसान लोग वहां बैठे हुए थे दिल्ली के बॉर्डर पर या अन्य प्रदेशों के बॉर्डर जो दिल्ली से मिलते हैं। देखिए, हम लोग भी किसान हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे कोई भी हो। हमारे इस जिले का 95% लोग किसान हैं, चाहे वो खुद 1 बिस्वा करते हो, चाहे 10 बीघे करते हो, चाहे कोई बटाई पे काम करते हो। तो हमने भी सोचा कि नहीं, अब कम से कम उन्होंने आह्वान किया है कि सारे लोग, देशवासी एक दिन का हमारे लिए उपवास रखें, मतलब किसानों के लिए उपवास रखें। तो हमने कुछ 10-15 लोगों के साथ हम उपवास पर बैठ गए, हम और पूर्व विधायक रमेश गौतम जी वगैरह ये लोग बैठ गए। सुबह अखबार में खबर छपी कि मसूद बसपा के लोगों ने भी किसान यूनियन का या किसान नेताओं का साथ दिया है और धरने पर बैठे। वो खबर मंडल कोऑर्डिनेटर जो बसपा के होते हैं उन तक गई और उनसे होते हुए बहन जी तक गई। मुझे फोन आया कोऑर्डिनेटर्स का कि आपने, जब मायावती जी ने सपोर्ट नहीं किया है किसानों का, तो आप कैसे सपोर्ट कर दिए? तो मैंने कहा मैंने इसलिए सपोर्ट कर दिया कि हम एक किसान के बेटे हैं और ये मेरा एक भावनात्मक मेरा जुड़ाव है धरती से, इस धरती माँ से और उसके अनाज से, उसकी खान। जाहिर सी बात यह है, तो कम से कम उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहा है तो ये मेरा कर्तव्य बनता था। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने पार्टी की अवहेलना की है, आपने उल्लंघन किया है पार्टी के नियमों का या उनकी अनुशासनहीनता की है। खैर 2-4 घंटे के बाद जिला अध्यक्ष गोंडा की तरफ से एक लेटर जारी होता है और हमें और पूर्व विधायक श्री रमेश गौतम जी को पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। बस बसपा से निकालने का यही कारण रहा। समाजवादी पार्टी में आने का क्या कारण था? सपा के किस नेता से आप ज्यादा प्रभावित हुए जिससे आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मैंने माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित हुआ, क्योंकि बहन जी जो मान्यवर कांसीराम साहब की वसूल थी, जो उनकी नीति थी, उससे वो हट गई। एक तरह से अप्रोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगी, उनके बी टीम के रूप में। तो जो मिशन था माननीय कांसीराम साहब का, वो मिशन को माननीय अखिलेश यादव जी दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई वो लड़ने लगे। तो मुझे ये दिखा कि नहीं, जो काम बहुजन समाज पार्टी के वजूद में जो बनने का, जो माननीय कांसीराम का सपना था, जिसे बहन जी ने छोड़ दिया, उससे हट गई। अब उस मिशन को माननीय अखिलेश यादव जी लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 20 दिसंबर 2020 को एक बहुत बड़े भव्य तरीके से, बहुत बड़े स्तर पर हमने समाजवादी पार्टी कार्यालय में टिकट की, जो एक राजनीति करता है चुनाव लड़ने की, तो जाहिर सी बात है हमारी इच्छा है, इच्छा रही है। जो चुनाव करता है तो लड़ने के लिए करेगा, चुनाव न लड़े। सियासत में जैसे 2 लोग हैं, एक लोग संगठन के लोग होते हैं जिन्हें पार्टी का एक शुरू से एक मोटिव होता है, जो आदमी अपना बंदा प्लान बनाता है कि हमें संगठन के लिए काम कर। हम शुरू से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, विधानसभा लड़े, बहुत कम चुनाव वोटों से हमारे। तो हमारा तो शुरू से था कि हम संगठन में रह करके उतनी सेवा जनता का नहीं कर सकते, अगर हम जनप्रतिनिधि बन जाएं तो हम ज्यादा जनता की सेवा कर सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने का रहा, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बलरामपुर, बस्ती हो। हमारे लिए देखिए, कभी हमने जिले की सीमाएं नहीं रखी। अभी मैं एक बात स्पष्ट तौर से मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस गोंडा जनपद, बलरामपुर, श्रावस्ती, देवी और बहराइच में, कि हो सकता है हम लोगों की खुशियों में न पहुंच पा रहे हों, समय कम होने की वजह से, व्यस्तताओं के कारण से, लेकिन जब उन पर जुल्म होगा, जुल्म पर ज्यादती होगी, जब उन पर अत्याचार होगा और वो परेशान होंगे, तो मसूद खां पहुंच करके दिखाया है उन्होंने। और फिर
जब भी ईश्वर करे, अल्लाह करे, उन पर कोई परेशानी ना आए, जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि कैसरगंज से मैंने पूरी तैयारी की, हमारा टिकट नहीं हो पाया, जिसका टिकट हुआ मैंने उनकी मदद की, उनको वो चुनाव जीते, आनंद यादव जी। उसके 1 साल के बाद में एक वजीरगंज कस्बा है फगरपुर में, आप समझ रहे हैं, वहां पर 30-35 मकानों को सरकार ने अवैध बताते बुलडोज कर दिया। 15 दिन तक वहां पर कोई पार्टी का कोई नेता नहीं गया उनका दुख सुनने, उनका करने। हम तक जानकारी आई, सबसे पहले हम पहुंचे, हमने अधिकारियों से बात की कि भाई क्यों आपने किया और इनको क्या मिल सकता है। जिले के अधिकारियों से बात किया, तहसील के अधिकारियों से बात किया, और आगे जिन लोगों का गिराया जाना था उन पर अंकुश लगवाया। प्लस उन जितने लोग प्रभावित लोग थे उनको सबको पर्याप्त मात्रा में जो जरूरत की सामानें थी, हमने 2 दिन के बाद पूरी गाड़ी लोड करा के उनको भेजी। जाहिर सी बात है, चुनाव हो चुका था, बिल्कुल, हम तो वहां से एमएलए भी पार्टी का अपने हमारे चुन गया था, तो इसलिए नहीं था। हमने ये कहा लोगों से कि जब आपको कहीं पर आप परेशान होंगे, आपका उत्पीड़न होगा, तो मसूद खां आपके साथ खड़े रहेंगे। वही कैसरगंज से जुड़ा ही सवाल कि आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, हाँ, समाजवादी पार्टी से, उसके बाद टिकट कुछ दिन बाद काट भी दिया गया, क्या कारण थे वो टिकट कटने के? ठीक है, ये कारण स्थानीय नेताओं की वहां पर, ठीक है, उन्हें कुछ लोगों को ये नहीं पसंद है कि एक जैसे नहीं कि एक बरगद नहीं चाहता कि कोई दूसरा पेड़ उगे, जैसे बरगद नहीं चाहता कि उसके पीछे कोई पौधा उगे, लेकिन ये कुदरत का निजाम है। बीज खेत में आप बोते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन इतना सा बीज इतनी मजबूत मिट्टी को फाड़ करके वो बाहर आता है और उग के एक बहुत बड़ा पौधा बनता है। वही बरगद जब अलग पड़ता है ना, तो जाहिर सी बात है इतना सा उसकी है, मिलीमीटर में है, और जो जमीन को फाड़ करके एक ऊपर वृक्ष बनता है। तो ये कुदरत का निजाम है, लोग रोकने का प्रयास करते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। उनको सियासत अपनी करनी चाहिए, हमें अपनी सेवा भाव करने का मौका देना चाहिए, हमें अपने लोगों की खिदमत, समाज की खिदमत करने का मौका देना चाहिए। तो बस यही चीज थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे आप 2 बार, तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के रूप में गोंडा में समाज सेवा से लेकर लोकसभा और उम्मीदवार बने आप, जब राष्ट्रीय सचिव बने, इस तक का सफर बीच का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम पर पहली बार बोल रहा हूं, मैं 10 साल ब्लॉक प्रमुख रहा। ये वीडियो आएगा, आप सारे लोग इस मंडल में देखेंगे। 10 साल के ब्लॉक प्रमुख में मैंने सबसे ज्यादा कैंप लगवा करके कई हजार पेंशन बनवाए, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए, लोगों को आवास अधिक से अधिक, सबसे ज्यादा हमारे टाइम में 16 ब्लॉक इस जिले में है, सबसे ज्यादा पेंशन हमने वहां पर स्वीकृत कराया, कैंप लगवा करके सबसे ज्यादा विकलांग सर्टिफिकेट, वृद्धा, विधवा, और सबसे ज्यादा आवास दिलाया। जो सबसे बड़ी बात मैं कहना जा रहा हूं कि 10 साल के ब्लॉक प्रमुखी में कोई प्रधान, कोई लाभार्थी ये साबित कर दे, इंदिरा आवास, पेंशन, लोनिंग, बोरिंग, जो भी योजनाएं ब्लॉक से चल रही थी, कि ब्लॉक प्रमुख मसूद खान ने 10 रुपये रिश्वत लिया हो, किसी इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आवास में, किसी लोनिंग में, किसी बोरिंग में, किसी पेंशन में, अगर 10 रुपये का मैंने 10 साल में किसी एक प्रधान का, किसी लाभार्थी का 10 रुपये लिया हो, तो हम सियासत छोड़ देंगे। ये आपके मंच पे, आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये मैंने करके दिखाया है। अभी तो हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाला है 2022 और 2027 का, तो चुनाव में सपा भाजपा को चुनौती देगी, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को जमीन पर लागू करने की क्या योजना है? बिल्कुल, जो 2024 में समाजवादी पार्टी ने जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीड़ित कह लीजिए, मैं अपर कास्ट के भी पीड़ित को कह रहा हूं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा पीड़ित तो दलित पिछड़े को तो सरकार पर परेशान कर रही है। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को तो सरकार परेशान करती है, सिस्टम परेशान कर रहा है, थाना परेशान कर रहा है, तहसील परेशान कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इसलिए पीड़ित हैं कि उनके सारे बच्चे बेरोजगार हैं। मैंने क्या कहा कि जो पीडीए को तो सरकार और सिस्टम परेशान करती है, जानबूझकर उनके ऊपर अत्याचार करती है, लेकिन जो अपर कास्ट का हमारा भाई है, बच्चा है, जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो जाहिर सी बात है शिक्षा उनमें से ज्यादा है, तो ज्यादा शिक्षा है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार वो लोग हैं। आज एबीपी किसकी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विंग है, कौन लाठी चला रहा है, किसने लाठी चलाई? जाहिर सी बात है उनके लोग उनसे विद्रोह कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका विंग विद्रोह कर रहा है कि आप असफल हो गए, आप रोजगार नहीं दे पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि 2027 में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक तो ही है, ये अपर कास्ट में भी जितनी बेरोजगारी और जितना उनको है वो लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। राष्ट्रीय सचिव के रूप में आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हाँ, क्या पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, हम लोग को जो जिम्मेदारी अभी पहले है 2027 में सपा की सरकार बनानी है। जिस दिन सपा की सरकार बन जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। हमें 4% और अन्य प्रदेशों के जो 4 प्रदेशों का एक क्राइटेरिया है जो चुनाव आयोग का, तो उससे हमें अगल बगल के सारे प्रदेशों में तुरंत मिल जाएंगे। तो हम लोगों का लक्ष्य, अभी हम बहराइच से होके आए हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, आप देखते हैं हम तो चलते रहते हैं। हम तो किसी एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक जिले तक हमारा नहीं रहता। हर व्यक्ति के आवाज में जिसको जहां जरूरत होती है या मुझे महसूस होती है, हमारी गाड़ी तो चलती रहती है। सबके गाड़ियों के टायर 1 साल चलते हैं, हमारे 6 महीने में टायर बदल जाते हैं हमारी गाड़ियों के। ठीक है, हमारी गाड़ियों के 6 महीने में टायर बदल जाते हैं। तो इसलिए हमारी और हमारी पार्टी का सबसे पहले लक्ष्य है कि 2027 में यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए, ताकि सभी शोषित, वंचित, जो पीड़ित वर्ग है और जो पीड़ित वर्ग है, हम कह रहे पत्रकार नहीं पीड़ित है क्या? आप भी सरकार के खिलाफ जो लोग बोलते हैं तुरंत उनको क्या होता है, उनको भी जेल भेज दिया जाता है। तो जो भी पीड़ित हैं उन सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सबको दवाई मिले, सबको जो भी कुछ है मौलिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया हो। तो इसलिए सबसे पहला लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाई जाए। आप विगत 18 वर्षों से कजरी तीज पर्व जो है बहुत भव्य तरीके से पड़ता है अपने जनपद में। हाँ। तो विगत 18 वर्षों से इस पर्व पर शिवभक्त कांवरियों के लिए प्रेम का पंडाल लगाते हैं। हाँ, लगा तथा 37 किलोमीटर सड़क आपने बनवाई। हाँ, हाँ। तो निर्माण कराया, क्या उद्देश्य था उसका? देखिए, 2011 की बात है, मैं उस वक्त बहुजन समाज पार्टी में था, तो ब्लॉक प्रमुख भी था और विधानसभा की तैयारी कर रहा था। बालपुर का हमारे यहाँ पर ये जो मंडल में और जिले में, मतलब इतनी बड़ा प्रयागराज के बाद अगर दूसरी भीड़ कोई होती है इस प्रदेश में धार्मिक एक दिनों में, तो वो कजरी तीज के दिन होता है। या तो इलाहाबाद प्रयागराज में होता है, या तो यहाँ पृथ्वीनाथ मंदिर पे होता है और दुखरनाथ पे। तो 2011 में बालपुर का जो पुल टूट गया, तो यह कि जो दुखरनाथ के भी जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, कांवरिये हैं, वो सब लोग जाएंगे पृथ्वीनाथ पे जल चढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है संख्या 10 लाख से ऊपर की थी। सड़क इतनी जर्जर थी, इतनी टूटी हुई थी कि चूंकि श्रद्धालु जो कांवरिये हैं हमारे, वो नंगे पैर चलते हैं। तो नंगे पैर चलने में यह था कि सड़क जो है अगर वो चलेंगे तो पैर जख्मी हो जाएंगे और उनके लहूलुहान हो जाएंगे। मैं उस क्षेत्र में चला तो तमाम हमारे हिंदू समाज के लोग और मिले हमसे, उस कहे कि मसूद भाई, हमने प्रयास किया डीएम से, तो 10, 15, 20, 50 ट्राली ईंटा गिरा, लेकिन वो पर्याप्त 37 किलोमीटर में 10-50 ट्राली क्या होता है, कुछ नहीं। फिर लोगों ने कहा कि कैसे इसमें सब लोग जाएंगे, इसमें तो जख्मी हो जाएंगे, आप भी कुछ कीजिए। तो हमने 37 किलोमीटर जो सरजू जी से कर्नलगंज का रास्ता पृथ्वीनाथ मंदिर तक का है, अपने निजी वे से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगाए, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया, सारी सामग्री गिरा करके लगभग 10 दिन में मैंने 37 किलोमीटर रास्ता इतना अच्छा बना दिया कि किसी कांवरिये के पैर में कंकड़ ना गड़े। और ये जो है 18 साल, विगत 18 सालों से हम वहां पर एक पंडाल लगाते हैं। कजरी तीज के दिन हजारों पंडाल हमारा हिंदू भाई लगाता है पुण्य के लिए, लेकिन एक पंडाल पूरे इस प्रदेश में या मंडल में लगता है प्रेम के लिए। इसलिए कि इस जनपद का हमारा, इस मंडल का हमारा, हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा पर्व जो हमारे जनपद का, कम से कम कह लीजिए गोंडा का, वो कजरी तीज का होता है, जिस दिन 10 लाख लोग इकट्ठा हों। तो हम ये दिखाने के लिए, भाईचारा और सद्भाव बनाने के लिए, रहने के लिए कि नहीं, हम आपके त्योहार में हमें भी खुशी है, तो हम भी कुछ फल फ्रूट लेकर के आपके लिए खड़े हैं। एक प्रेम का संदेश देने के लिए, भाईचारा का संदेश देने के लिए वो पंडाल हम लगाते हैं।